वो कुर्सी के साथ बंधी रस्सियों के साथ बुरी तरह जकड़ी हुई थी। पूरी कुव्वत से हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी बहुत मजबूती से बंधी थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी उस पर कोई फर्क नहीं आया। शाहनूर ने आसपास नजर दौड़ाई। एक बहुत बड़ा खाली कमरा था जिसमें चंद एक टूटी हुई कुर्सियां, एक मेज जिसके ऊपर एक हल्की रोशनी वाला बल्ब नस्ब था। इसके अलावा पूरा कमरा तारीकी में डूबा था। शाहनूर के मुंह पर कपड़ा बंधा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलने से कासिर थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर क्यों और कैसे आई। अभी वो ये सोच ही रही थी जब कमरे का दरवाज़ा एक धमाके की सी आवाज़ से खुला था। शाहनूर ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा। कमरे में दाखिल होने वाला शख्स गर्दन अकड़ाए मगरूराना चाल चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। उसके गले में एक चमकती हुई सिल्वर की चेन थी और हाथों में भी बहुत सारे बैंड्स और अंगूठियाँ पहने। वो सिगरेट पीते हुए शाहनूर के सामने आकर खड़ा हो गया। शाहनूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार देख रही थी। उसने सरता पैर उसके हलिये पर नजर डाली। बहराम ने चलते हुए उसके आसपास 5-6 चक्कर लगाए थे और साथ साथ वो सिगरेट भी पीता रहा। शाहनूर हैरानी से उसकी हरकत देख रही थी। जैसे ही सिगरेट खत्म हुई उसने एक तरफ फेंक कर पैर से मसल दी, फिर एक कुर्सी खींचकर शाहनूर के सामने बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर जमाए तफसील से शाहनूर का सरता पैर जायजा लेने लगा था। उसकी अपनी तरफ आती नजरों को देखकर शाहनूर के माथे पर बल पड़ गए थे। उसका शाहनूर को इस तरह से देखना बहुत नागवार गुजर रहा था। शाहनूर ने अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करवाने के लिए और ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। बहराम उसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था। शाहनूर खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। फिर एकदम से बहराम उसके थोड़े नज़दीक होकर उससे मुखातिब हुआ। हेलो मिस शाहनूर। मिसिस एडी। शाहनूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसके इस नाम से पुकारा था। कैसी हो? आई होप ठीक ही होगी। मेरा नाम बहराम बैडले है। ज़्यादातर लोग मुझे 22 बैडले कहते हैं। तुम भी इसी नाम से बुला सकती हो मुझे। बहराम ने आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा हटाया, जिस पर शाहनूर लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो फिर एक खूंखार नज़र बहराम पर डाली। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या चाहते हो मुझसे? शाहनूर चीख कर बोली थी। आवाज़ आहिस्ता रखो अपनी। मुझसे कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। आगे तुम खुद समझदार हो। बहराम ने एक गहरी नज़र उसके सरापे पर डाली और फिर एक शैतानी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। रस्सियों से उसके हाथ आज़ाद कर दिए। शाहनूर उसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए अंदर तक सुलग उठी थी। हाथ उठाकर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर लिया। बेहया इंसान, शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हुए? किस कदर घटिया इंसान हो तुम। क्यों लाए हो मुझे यहाँ और एडी बनकर मुझसे झूठ क्यों बोलना? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या चाहते हो मुझसे? शाहनूर अपनी पूरी कुव्वत से चीखती हुई बोली थी। इससे पहले कि वो मजीद उसे गालियों से नवाजती, बहराम ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में दबोच लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने बहराम बैठने पर हाथ उठाया। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, गोया खून उतर आया हो आंखों में। शाहनूर तकलीफ से करा उठी थी। तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। जल्दी से रस्सी खोलकर उसके पैर आज़ाद किए, फिर जल्दी से शाहनूर को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मुझ पर हाथ उठाने का मतलब क्या है। बहुत हिम्मत है ना तुममें? वो हाल करूँगा कि एडी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। बकवास बंद करो अपनी घटिया इंसान, छोड़ो मुझे। एडी को पता चल गया तो 1 सेकंड नहीं लगाएगा तुम्हारी जान लेने में। शाहनूर को आज पहली बार एहसास हुआ था कि एडी उसके लिए कितना मजबूत सहारा था। वो जैसा भी था पूरा इसकी हिफाजत के लिए एक ढाल की मानी था, जिसकी किसी भी किस्म के तूफान को वो टाल सकता था। हाँ, उसे पता चलेगा तो फिर ना। बहराम ने एक कमरे में दाखिल होकर उसे जोर से बेड पर पटका था। इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता, शाहनूर ने 5 बड़ा लाइट लैंप उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारा था। इसमें से एक बड़ा सा कांच के टुकड़ा उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया। अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी अपना हाथ काटने में। शाहनूर वो कांच अपने नाजुक सी कलाई पर रखती हुई पीछे हटते हुए बोली। बहराम वो देखते ही एकदम से पीछे हो गया था। उसे फेंको, क्या कर रही हो? पागल हो गई? इसको तो ये मालूम था कि जिस जगह पर वो है वहाँ तक एडी के लिए रसाई हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन अगर फिर भी शाहनूर को कुछ हो जाता और एडी को ये इल्म हो जाता तो उसके जिस्म के इतने टुकड़े करता कि वो गिने भी ना जाते। नहीं, मैं पीछे नहीं होंगी जब तक तुम इस कमरे से नहीं जाते। ओके ठीक है। मैं काटने लगी हूँ अपना हाथ, और मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी और एडी तुम तक ज़रूर पहुँच जाएगा। और फिर अपने अंजाम के बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
तुम खुद बेहतर जानते हो। इससे पहले कि वो अपने हाथ पर उसे फेरती, बहराम एकदम से बोल उठा, ओके ओके मैं जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ इसे रख दो, कुछ मत करना। बहराम पीछे हुआ था और कमरे से निकल गया। शाहनूर ने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर लिया। जी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना किया करें। जी जी, खाना खा लिया और मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं मेरी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। ओके मॉम, मैं ज़रा बाहर आया हूँ कुछ काम से, घर जाकर बात करता हूँ आपसे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जी ओके। अलविदाई कलमात कहने के बाद कॉल काट दी गई थी। उसने मोबाइल अपनी जीन्स की पॉकेट में डाल दिया था। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। लंदन का मौसम सर्द से सर्दतर होता जा रहा था। जहरान को लंदन आए 1 महीना हो चुका। अपनी स्कॉलरशिप कन्फर्म होते ही इसने फ़ौरन लंदन आने का फ़ैसला किया था। वो पाकिस्तान से दूर जाना चाहता था क्योंकि वहाँ रहते हुए हर लम्हे बस उसे एक ही चेहरा नज़र आता जो उसकी नज़रों के सामने घूमता रहता, और वो थी शानूर, जिसका मिलना अब उसे नामुमकिन सा लग रहा था क्योंकि उसने हर कोना छान मारा था, कोई जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसका कुछ पता न था। लंदन आने के बाद भी वो उसकी यादों से पीछा तो नहीं छुड़वा सका, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से अब उसका ज़्यादातर ध्यान अपनी पढ़ाई में ही रहता। इसी वजह से काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था वो। अभी वो बाहर कोई ज़रूरी सामान लेने आया था। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो दोनों हाथ अपने कोट की पॉकेट में डाले सड़क के किनारे वॉक करता एक ग्रोसरी शॉप की तरफ कदम बढ़ा रहा था जब ज़ोर से भागती हुई एक लड़की उससे टकराई। अगर वो बर वक्त हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ता ना तो दोनों इकट्ठे ज़मीन बोझ हो चुके होते। जहरान ने चेहरा नीचे करके इस छोटी सी कमसिन सी लड़की को देखा। वाइट कलर की शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स और ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट, नीचे वाइट जॉगर्स और बाल बिखर कर कंधे के इर्द गिर्द फैले हुए थे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़, वो लोग मुझे मार देंगे। वो एकदम से उसके सीने के साथ लिपटते हुए बोली। जहरान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। न जाने वो कौन थी और कहाँ से आई थी। जहरान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बचा लो प्लीज़, वो लोग। उसने सड़क की एक जानिब इशारा किया जहाँ कुछ हट्टे कट्टे लोग इधर उधर किसी की तलाश में फिर रहे थे। जहरान ने उनकी तरफ देखा और एकदम से जहरान के पीछे छुप गई थी। जहरान ने जल्दी से उसे अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल कर अंदर बिठाया। इधर बैठ जाओ। इसकी गाड़ी के शीशे चौके काले थे, इसलिए अंदर बैठे नफूस नजर नहीं आ सकते थे। वो झट से गाड़ी के अंदर बैठ गई। तभी वो लोग उसकी तरफ आए। क्या तुमने यहाँ से किसी लड़की को भागते देखा है? उनमें से मौजूद एक नौजवान बोला। लड़की? हाँ हाँ देखा है, उस तरफ जा रही थी। जहरान ने अपनी तरफ से गलत सिमत की तरफ इशारा कर दिया। शुक्रिया तुम्हारा। वो सब उसकी बताई हुई सिमत की जानिब भाग गए थे। उनके जाने के बाद जहरान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चले गए वो लोग, अब आप आ सकती हैं बाहर। वो डरती डरती आसपास नज़र दौड़ाती बाहर निकली। अब आप मुझे बताएंगी कि वो कौन लोग थे और आप उनसे क्यों भाग रही थी? जहरान ने नज़रें घुमाकर इस कमसिन सी लड़की की तरफ देखा जो देखने से किसी स्कूल या कॉलेज की तलबा लग रही थी। वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, मुझे बचा लो प्लीज़। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे, वो डरते हुए बोली थी। क्यों मार देंगे? तुम्हें ऐसा क्या किया है तुमने? जहरान को उसकी बातों से मज़ीद हैरानी हुई। वो छोड़ो, ये सब बताने का टाइम नहीं है अभी। मुझे प्लीज़ किसी ऐसी जगह पर छोड़ाओ जहाँ तक वो लोग ना पहुँच सके, क्योंकि वो लोग दोबारा वापस आएंगे। वो डरते डरते इधर उधर देखते हुए बोली। कहाँ छोड़ कर आऊँ मैं तुम्हें? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। जहरान ने उचका कर बोला। किसी भी जगह जो बहुत दूर हो यहाँ से। इससे पहले कि जहरान कुछ बोलता वो जल्दी से गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर आगे बैठ गई थी। जहरान को इसकी हरकतों पर मज़ीद हैरानी हुई। मजबूरन वो भी ड्राइविंग सीट संभालते हुए बैठ गया। कहाँ छोड़ कर आऊँ तुम्हें? घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है मेरा कोई भी। क्या मतलब? तो कहाँ रहती हो फिर तुम? वो सब छोड़ो, मुझे मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ। मुझे मज़ीद डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। बस किसी भी जगह पर छोड़ आओ यहाँ से दूर। जहरान ने एक नज़र उसके सरापे पर डाली। सर पर काले रंग की एक हैट पहनी हुई थी। लंबे बाल बिखर कर उसकी कोहनियों तक आ रहे थे। ब्लैक कोट, नीचे ब्लू जीन्स और वाइट जॉगर्स, ये यहाँ के एक मशहूर कॉलेज का यूनिफॉर्म था। जहरान ने पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स को इस लिबास में देखा था। तुम कॉलेज की स्टूडेंट हो ना? हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो कॉलेज से भाग कर आ रही हो? वो दिमाग बाद में खा लेना मेरा, पहले जो कहा है वो करो। वो शाह ने बेनियाजी से आर्डर देते हुए बोली थी। जहरान ने बिना कुछ कहे सर झटकते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी।
कुछ देर की ड्राइव के बाद उसकी तरफ देखकर इससे मुखातिब हुआ, नाम क्या है तुम्हारा? ईशल, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। जहरान ने गाड़ी एक कॉफ़ी शॉप के पास रोकी और उसे बाहर आने का इशारा किया। वो भी चलती हुई उसके पीछे पीछे आने लगी थी। काउंटर पर जहरान ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और अंदर एक खाली कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसको बैठने का इशारा किया। जी तो मिस ईशल कुछ बताएं अपने बारे में। ईशल ने इधर उधर देखा। रिलैक्स, यहाँ पर कोई नहीं है। जहरान की बात पर उसे कुछ हौसला हुआ था। मेरा नाम ईशल है, मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं दिन से भाग रही थी, उन्हें मेरे डैड ने मेरे पीछे भेजा था मुझे पकड़ने के लिए। तुम्हारे डैड ने? हाँ, वो मुझे अपने एक बिजनेस पार्टनर के हाथ बेचना चाहते हैं, वो दुख से बोली थी। व्हाट? कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे किस तरह कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। जहरान को हैरत का शदीद झटका लगा था। वो मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं। तो फिर जब मैं 1 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैंने कभी देखा नहीं है इन्हें। तब मैं बहुत छोटी थी। उनका मेरे डैड के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी मेरे डैड की। सारी प्रॉपर्टी जिस सब की मैं अकेले मालिक थी, इस वजह से उन्होंने मेरी गार्डियंस ले ली और अब मुझे अपने एक बिजनेस पार्टनर के हाथ बेचना चाहते हैं, जिसकी बदौलत उन्हें बिजनेस में काफ़ी भारी शेयर्स मिलेंगे। वो मेरे डैड से भी बड़े हैं उम्र में। एक दिन वो डैड से मिलने आए तो मैं बाहर लाउंज में अपना होमवर्क कर रही थी, तब उन्होंने मुझे देखा और तब से ही वो मुझे बहाने बहाने से तंग करते हैं। हमारे घर भी बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया था। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी नज़रों से मुझे घिन महसूस होती है। मेरे डैड जो सिर्फ नाम के डैड है। मेरे बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जहरान ने एक टिश्यू पेपर उसकी जानिब बढ़ाया जिससे उसने अपने आंसू पोंछे। मुझे तब से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि वो हर दूसरे दिन हमारे घर पर डेरा जमा कर बैठ जाते थे। न जाने डैड से क्या बातें करते रहते। और फिर उन्होंने डैड से एक डील की। दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वो डैड के नाम कर देंगे और बदले में डैड मुझे वो बोलते बोलते रुक गई थी। जहरान को उसकी हालत देखकर काफ़ी दुख हुआ था। तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हमारे घर की एक मुलाजमा है, बचपन से उन्होंने ही मुझे पाला है। मेरे पेरेंट्स के बारे में भी उन्होंने ही बताया था मुझे। बहुत अच्छी हैं वो, मेरा बहुत ख्याल रखा है उन्होंने हमेशा। अपनी बेटी की तरह समझा है मुझे। रात को उन्होंने मेरे डैड और उसकी बातें सुन ली थी और सुबह मुझे कॉलेज जाने से पहले बता दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अब दोबारा घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे डैड को शायद शक हो गया था, इसलिए उन्होंने कॉलेज के बाहर गुंडों को खड़ा कर दिया ताकि मैं भाग ना सकूं। मैं छुप छुपा कर उनसे बचकर निकल आई और थोड़ा सा भागने के बाद तुमसे टकरा गई। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। वो टिश्यू पेपर से मजीद आंसू पूछते हुए बोली थी। जहरान को उस छोटी सी लड़की की दुख भरी दास्तान सुनकर दिली तौर पर अफसोस हुआ था। ओह, बहुत दुख हुआ सुनकर। जहरान अफसोस से बोला, तो अब तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, लेकिन अपने घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम कहाँ रहोगी? वो तुम तक पहुँच गए तो फिर मैं क्या करूँ? वो दोबारा से डर गई थी। देखो, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, पाकिस्तान से यहाँ स्कॉलरशिप पर स्टडी करने के लिए आया हूँ। मेरे फ्लैट में तुम कुछ अर्सा रह सकती हो, तब तक तुम्हारे रहने का भी कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मैं खुद भी जहाँ तक मुमकिन हो सका तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे साथ वहाँ रहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन तुम अकेली हो, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता। न जाने वो लोग तुम्हारे साथ कैसा सलूक करें। जहरान अफसोस से बोला था। उसकी बात पर ईशल भी सर झुकाकर फ्लैट में दाखिल हुई। होते ही उसने जल्दी से बाहर का दरवाज़ा लॉक किया था। ईशल के हाथ में उसका स्कूल बैग था। देखो, यहाँ आसपास सब फ्लैट्स में सबको पता है कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। ज़्यादा ऊंचा ना बोलना, ना शोर करना, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ईशल कुछ बोलते बोलते रुक गई थी। ये रूम मेरा है, इस वाले में तुम रह सकती हो, ये स्टडी रूम है। जहरान ने चलते हुए एक कमरे की तरफ इशारा किया। ईशल जल्दी से उस कमरे की तरफ चली गई। सर घर को अच्छी तरह अपने घेरे में ले चुके हैं। हम वो लोग ज़्यादा देर तक अंदर नहीं छुप सकते। जैसे ही बाहर आएंगे उन्हें पकड़ लेंगे। कान के साथ लगी डिवाइस पर माइकल की आवाज़ उभरी थी। माइकल, विजय और बाकी लोग मतलूबा जगह पर गार्ड के साथ पहुंच चुके थे, जबकि एडी और आर्यन गाड़ी में ही उनका इंतजार कर रहे थे और बाहर नजर रखे हुए थे। उनके भागने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम बना चुके थे वो। ओके, थोड़ा और इंतज़ार करो, फिर घर के अंदर जाकर अटैक कर देना, एडी जवाब देते हुए बोला। यस सर, जैसे ही आप कहेंगे हम अटैक कर देंगे, और ध्यान रहे इनमें से कोई भी मरना नहीं चाहिए। मुझे वो 6 के 6 जिंदा चाहिए, एडी कदरे सख्त लहजे में बोला था। यस सर श्योर, माइकल ने कहते हुए कॉल काट दी। शार्ली, दरवाज़ा खोलो। बहराम जोर जोर से दरवाज़ा बजाते हुए बोला, नहीं खोलूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ।
शानूर चीखते हुए बोली थी, देखो तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम दरवाज़ा खोलो, वरना नतायत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहराम ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। ओके, मैं दरवाज़ा तोड़ने लगा हूँ। बहराम ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का मारा। शानूर डर कर थोड़ा पीछे हुई थी। बहराम ने एक बार फिर दरवाजे को झटका दिया। दरवाजे का लॉक हिलने लगा था। शानूर बुरी तरह कांपने लगी। इससे पहले कि बहराम दोबारा दरवाजे को धक्का देता, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। देखा तो पीछे आर्यान खड़ा था। बहराम, हाँ क्या हुआ? तुम तो एडी के साथ नहीं थे। हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, हम सब लोगों को पकड़ चुके हैं। हम वहाँ से सीधा मैं और माइकल यहाँ आए हैं। उसने अपने साथ खड़े माइकल की तरफ इशारा किया। वो समझ गया था इसको माइकल ने ही बताया है। शानूर के बारे में आर्यान का लहजा सर्द और चेहरा स्पार्ट था। तुमसे इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। आर्यान ने आगे बढ़कर उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहा था। माइकल अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। पीछे हो जाओ, तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो एडी की बीवी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम तो मेरे साथ थे ना। तुम्हारे दिल में अब कैसे एडी के लिए हमदर्दी जाग गई? आर्यान ने उसके चेहरे पर एक मुक्का रसीद किया। तुम जैसा कमजोर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जानते हो, हमारे पास रहने के लिए छत नहीं थी, ना खाने को एक वक्त की रोटी। अगर एडी ना होता तो आज हम दोनों भी ना होते। तुम उसी के साथ खयानत कैसे कर सकते हो? उसी की इज्जत की तरफ मैली आंख से कैसे देख सकते हो? इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, आर्यान ने उसके चेहरे पर लातों और घुंसों की बरसात शुरू कर दी थी। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।